नमस्कार दोस्तों, एडिशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच वॉर। तो दोस्तों देखिए, द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज्ड इंडिया, लेकिन ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशन में उन्होंने सिर्फ इंडियन नेटिव स्टेट के खिलाफ ही नहीं लड़ा था, जितने अदर यूरोपियन पावर्स इंडिया में मौजूद थे उनके खिलाफ भी लड़ा था, लाइक पोर्टुगीज, डच एटसेट्रा। Now, out of this inter-European rivalry or inter-European war, the Anglo-French War was the main। क्योंकि देखिए उस टाइम पे दो सुपर पावर हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और दोनों की ही कॉलोनीज, द नंबर ऑफ कॉलोनीज और द एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज वेर ग्रेटेस्ट कंपेयर टू ऑल अदर यूरोपियन स्टेट्स। तो इनमें से in the Anglo-French War, the British emerged victorious, and we will discuss in detail what are the conditions that led to this thing, right? So, if we talk about the Anglo-French War, three wars had taken place. The first Anglo-French War took place between 1746 to 48, which was concluded finally by the Treaty of Aix-la-Chapelle, क्योंकि ये एक आइलैंड है, फ्रांस का एक आइलैंड है जहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुआ था, राइट? द सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर took place in between 1749 to 54। अब देखिए इसको कार्नेटिक वॉर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे। Now this war was concluded by the Treaty of Pondicherry, and the third Anglo-French War took place between 1756 to 63, which was concluded finally by the Treaty of Paris। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है ना कि ब्रिटेन और फ्रांस में, मतलब यूरोप में ही there was an born rivalry between Britain and France। ठीक है ना। तो ब्रिटेन की नेवी बहुत स्ट्रांग था और फ्रेंच आर्मी बहुत स्ट्रांग था। तो द फाइट वाज बिटवीन दिस टू थिंग्स बेसिकली। और हुआ ये था कि जब भी कभी भी यूरोप में किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इश्यूज पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर छिड़ जाता था, तो उसके इफेक्ट हमें इंडिया में और बाकी कॉलोनीज में भी देखने को मिलता था। और कॉलोनीज में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर शुरू हो जाता था। तो जो फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, दैट टुक प्लेस ऑन द बैकग्राउंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया। तो क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया वाज एन अनदर यूरोपियन स्टेट। ठीक है ना। तो 1740 में ऑस्ट्रिया के जो रूलर थे, किंग थे, ही डाइड इशूलेस, मतलब विदाउट एनी सक्सेसर, विदाउट एनी सन। तो ऑस्ट्रिया के थ्रोन में कौन बैठेगा, इसके क्वेश्चन पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जंग छिड़ गया, क्योंकि दोनों ही चाहते थे उनके क्लोज कोई ऑस्ट्रिया के सिंहासन पे बैठे। सो दिस वॉर वेंट ऑन फॉर 2 years। तो ये बेसिकली लड़ाई था यूरोप में, लेकिन इसके इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला था। फाइनली दिस ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल वाज साइंड, by which this war came to an end, and both the parties agreed to put someone neutral on the throne of Austria। ठीक है ना। तो that is how the first Anglo-French War came to an end। लेकिन एक साल बाद ही इंडिया में सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हो जाता है बिटवीन 1749-54। तो हुआ ये था कि इंडिया में भी देखिए ये ब्रिटेन और फ्रांस, इंडियन जो नेटिव स्टेट्स था उनके पॉलिटिक्स में भी दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर, एंड द वे फॉरवर्ड वाज शोन एक्चुअली बाय फ्रांस। हुआ ये था कि दो डेक्कनी स्टेट था जिनको लेकर के ये मुद्दा था। एक था हैदराबाद और दूसरा था कर्नाटक। ठीक है ना। तो हैदराबाद में देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग रूलर, दो there was the contention between two person, one was Muzaffar Jung and the other person was Nasir Jung, who will become the ruler of Hyderabad। Now Muzaffar Jung was supported by French, whereas Nasir Jung was supported by the British। in the same manner कर्नाटक में भी देखिए दो लोगों के बीच में ये कंटेंशन था, एक था चंदा साहिब, दूसरा राजा साहिब। चंदा साहिब was supported by French, whereas राजा साहिब was supported by the British। ठीक है ना। तो पहले हम बता दें कि हैदराबाद वाज मोर इंपॉर्टेंट, ऑल्दो द वॉर केम टू बी कॉल्ड एज कार्नेटिक वॉर, क्योंकि यहाँ पे कार्नेटिक की इन्वॉल्वमेंट थी और कार्नेटिक में बहुत ही फिरोशियस बैटल लड़ा गया था। बहुत सारे लड़ाई लड़ा गया था एंड हुआ था ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो उस टाइम पे देखिए जो फ्रांस था, फ्रांस वाज अंडर द लीडरशिप और अंडर द कमांडर ऑफ कमांडर डुप्ली। ठीक है ना, अंडर कमांडर डुप्ली। अब हुआ ये कि कमांडर डुप्ली ने सबसे पहले हैदराबाद पे अपने इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन बाय द ब्रिटिश समहाउ मुजफ्फर जंग वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश समहाउ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मुजफ्फर जंग,
डुप्ली ने एक और जन को रूलर बनाया जिनका नाम था सलाबत जंग। अब इस टाइम पे डुप्ली को समझ में आया कि सलाबत जंग विल मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय द और एसेसिनेटेड बाय द ब्रिटिश, और उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, ही स्टेशनड अ प्लेटून और कंटिजेंट ऑफ फ्रेंच आर्मी अंडर द रेसिडेंट फ्रेंच रेसिडेंट कैप्टन बासी, अंडर द French resident Captain Bassi. Now this is considered to be the first subsidiary alliance. देखिए subsidiary alliance normally क्या कहा जाता है कि it was Lord Wellesley who had established introduced subsidiary alliance, लेकिन एक्चुअली हुआ ये था कि उसके एक ऑफिशियल नाम लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली बार दिया था, इसलिए बोला जाता है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन एक्चुअली जो उसके सब्सटेंस है, सब्सिडियरी अलायंस की जो सब्सटेंस है, दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच एंड दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ हैदराबाद। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है डिफरेंस एग्जाम में। तो हैदराबाद में फ्रेंच ने सबसे पहले ये ट्रीटी एक्चुअली ये प्रोविजन अप्लाई किया था। ठीक है ना, इन द सेम मैनर कार्नेटिक, तो यहाँ पे जब डुप्ली ने ये किया तो ब्रिटेन ने भी दूसरी तरफ से उधर कोशिश करता रहा। कार्नेटिक में भी सेम कंडीशन चलता रहा, लेकिन मतलब कि दोनों के बीच में ये जो जंग हो रहा था ये बहुत सारा लड़ाई लड़े जा रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि फ्रेंच को कुछ वॉर में डिफीट सफर करने को मिला इस बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ फ्रेंच नेवी, और क्योंकि ब्रिटिश नेवी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट तो उनको काफी उनमें फायदा हो रहा था। तो इसकी वजह से डुप्ली को वापस बुला लिया गया, फ्रांस में वापस बुला लिया गया, और उनके बाद आए गोडेह्यू। ठीक है ना, और उनके गोडेह्यू के बाद आए थे काउंट डी लैली। ठीक है ना, एज ए फ्रेंच गवर्नर। नाउ काउंट डी लैली मेड द ग्रेटेस्ट मिस्टेक, ही कॉल्ड बैक कैप्टन बासी फ्रॉम हैदराबाद। दिस वाज ए ग्रेव मिस्टेक बाय काउंट डी लैली, और इसके वजह से क्या हुआ, इसके बाद वहां पे हैदराबाद में ब्रिटेन ने अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है ना, तो फाइनली दोनों साइड में काफी लॉसेस हुआ था, एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वाज साइंड टू कंक्लूड दिस वॉर। ठीक है ना, अब देखिए जो लास्ट वॉर है दैट इज थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब इससे 1754 में खत्म होता है सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, और 2 साल बाद ही ये शुरू हो जाता है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। नाउ दिस टुक प्लेस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। अमेरिका एंड कनाडा, ये चीज वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आप लोग पढ़ोगे बहुत ही डिटेल्स में। दिस वॉर, आई मीन वहां पे वॉर शुरू हो गया था, एंड दिस वॉर केम टू बी नोन एज द 7 years वॉर। 7 years वॉर। नाउ इन दिस वॉर फ्रांस वॉज ग्रेवली डिफीटेड। इसके वजह से इंडिया में भी उसके इफेक्ट देखने को मिला, और इंडिया में भी ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ इसमें ये प्रोविजन था कि पूरे इंडिया से फ्रांस को अपना आर्मी विथड्रॉ कर लेना होगा। आई मीन आफ्टर दिस वॉर द फ्रेंच ऑलमोस्ट केम टू एन एंड इन इंडिया। द ब्रिटिश अग्रीड टू कीप पौंडीचेरी एंड चंदननगर इन द हैंड ऑफ फ्रेंच कॉलोनी एज ए फ्रेंच कॉलोनी, लेकिन यहाँ पे भी फ्रांस सिर्फ अपना मतलब कि ट्रेड चला सकता है, बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी चला सकता है, कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है ना, तो ये भी उस ट्रीटी में प्रोविजन था, और इसी के बाद माना जाता है कि द ब्रिटेन अमंग द यूरोपियन पावर्स इमर्स द विक्टोरियस और ऑल इन ऑल। ठीक है ना, अब हमें ये समझना है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही बहुत ही पावरफुल था, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस की डिफीट क्यों हुआ, इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले तो देखिए द ब्रिटिश नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब क्योंकि फ्रांस से इंडिया में मतलब कॉलोनीज में आकर के लड़ाया जा रहा था, एंड एट दैट टाइम द वाटरवेज द सीवेज वाज द मोस्ट important route, तो इस वजह से the British had an added advantage because of their strongest navy. The second point is the mistakes committed by French at different level, क्योंकि देखिए कैप्टन डुप्ली को पहले बुला लिया गया था, that was a mistake by French government। ठीक है ना, बाद में जब काउंट डेली लैली आया उन्होंने कैप्टन बसी को बुला लिया था, that was also grave mistakes committed by the French governance। तो डिफरेंट लेवल पे फ्रेंच ने कुछ मिस्टेक्स किया था जिसके इफेक्ट जिसके कॉन्सिक्वेंस उनको सफर करना पड़ा था। तीसरा पॉइंट है बंगाल। बाय दैट टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर बंगाल। ठीक है ना, तो देखिए बंगाल के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की वजह से वहां से काफी रेवेन्यू उनको मिल गया था, और वही रेवेन्यू
यूज करते हुए उन्होंने बहुत सारे इंडियन सेपोइस को रिक्रूट किया था और उनको ट्रेनिंग भी दे रहा था। इसके वजह से हुआ ये था कि उनके आर्मी भी, ब्रिटिश आर्मी भी इंडिया में काफी स्ट्रांग हो गया था, राइट, एंड दैट दे हैड यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस फॉर डिफीटिंग मेनी इंडियन नेटिव स्टेट्स। सो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन। द फोर्थ पॉइंट इज दैट ग्रेटर इंटरफेरेंस बाय फ्रेंच गवर्नमेंट ऑन दैट ट्रेडिंग कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था 1600 एडी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑपरेटेड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली। फाइनली जाकर के 1773 में फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ रेगुलेशन इम्पोज किया गया था। लेकिन फ्रेंच जो ट्रेडिंग कंपनी था उसके ऊपर फ्रेंच गवर्नमेंट का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नहीं था। इसके वजह से भी फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को यहाँ पे फ्रेंच पावर को सफर करना पड़ा था। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द डिस्टर्बेंसेस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ फ्रांस। क्योंकि देखिए, जिस टाइम पीरियड में ये लड़ाई लड़े जा रहे थे, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो चुका था, है ना। ब्रिटेन में पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, उसके बाद 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, और इस रेवोल्यूशन के बाद वहां पे डेमोक्रेसी आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाता है। लेकिन फ्रांस में तब क्या चल रहा था? फ्रांस में तभी भी ऑटोक्रेसी चल रहा था, एंड द डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग वाज बर्बन डायनेस्टी, राइट, एंड किंग लुई 14, किंग लुई 15, किंग लुई 16, these rulers were ruling. So there was internal disturbance as well in French politics, क्योंकि French politics itself was outdated, ठीक है ना, and Britain also got an added advantage over it, ठीक है ना। इस एक और फैक्टर भी ऐड किया जा सकता है। देखिए, 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, लेकिन फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फ्रांस वाज नॉट इवन नियर टू एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, so that point can also be added, right? So this is all for this class. See you in the next class. Thank you.